गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला व्लॉग सैटरडे का व्लॉग है। अभी सैटरडे मॉर्निंग है, 9:30-10 बजे का टाइम होगा। सिद्धार्थ अभी सो करके उठा है और वो अपना थोड़ी देर सुबह सुबह कार्टून देख रहा है, क्योंकि लेज़ी लेज़ी सा फील होता है ना, तो कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं होता। रात को भी बहुत लेट सोया था क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, तो बहुत लेज़ी फील कर रहा है। थोड़ी देर कार्टून देख रहा है और बस मस्ती कर रहा है इसी तरीके से, और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और सैटरडे का व्लॉग अभी तक इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि संडे और मंडे 2 दिन मैं सुपर बिज़ी थी। संडे को कुछ गेस्ट वगैरह आए थे घर पे और मंडे पूरा दिन घर से बाहर थे हम लोग, तो इसीलिए मैं ना एडिट कर पाई टाइम पे इसे और ना टाइम पे अपलोड कर पाई। बस तो सुबह के अभी वो जो सारे रेगुलर वाले काम होते हैं वही चल रहे हैं, और आयरन के कुछ कपड़े आए थे शाम के समय, तो वो शाम के रखे हुए थे, वो मैं सब हैंग करके रख रही हूँ हैंगर्स में। और सुबह सुबह ही मैंने वॉइस ओवर भी किया है, एक वीडियो जानी है आज, तो वो अभी रेंडर पे चल रही है, तो उसको रेंडर पे डाला है। और एक तरफ मैं अपने काम निपटाती रहती हूँ और दूसरी तरफ मैं अपना यूट्यूब का भी काम देखती रहती हूँ। सुबह सवेरे मेरा लैपटॉप ऑन हो जाता है, तो जैसे जैसे इस काम से फुर्सत होता है तो वो काम से फुर्सत होता है तो ये काम, क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों तक ब्लॉग पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। लगभग एवरीडे का मेरा रूटीन यही होता है मॉर्निंग में। जैसे ही मुझे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह के काम से फ़ुर्सत हो जाता है, वैसे ही मैं अपने लैपटॉप ऑन कर देती हूँ, मेल्स वगैरह चेक करती हूँ और यूट्यूब की सारी चीज़ें चेक करती हूँ, जो भी कमेंट्स वगैरह आए हैं। एक बार मॉर्निंग में ज़रूर सारे चेक करती हूँ मैं। और अगर वीडियो जानी है उस दिन तो उसका बहुत सारा काम होता है सुबह, तो इसी तरीके से थोड़े से घर के काम बीच में निपटाती हूँ, फिर थोड़ा-सा उससे बोर होती हूँ तो यूट्यूब का और फिर घर का, इसी तरीके से सुबह काफ़ी हेक्टिक हो जाता है मेरा। और अगर सिद्धार्थ स्कूल गया होता है तो फिर भी थोड़ा-सा रिलैक्स होता है, क्योंकि स्कूल चला जाता है वो, तो फिर हम शांति से बैठ के काम कर लेते हैं। लेकिन अगर सिद्धार्थ स्कूल नहीं गया होता है, उसकी छुट्टी होती है, तो उसको भी सँभालने का काम होता है, उसको एंटरटेन करने का काम होता है, क्योंकि बच्चे को आप यूँ ही बोर नहीं छोड़ सकते हो। कुछ ना कुछ उसके साथ बातें करना पड़ता है, खेलना पड़ता है, किसी काम में उसको उलझा के रखना पड़ता है। तो वैसे भी सुबह-सुबह एकदम बच्चे सिद्धार्थ का मैं बताऊँ तो वो एकदम सुबह-सुबह उठ के पढ़ नहीं सकता है। उसको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है अपने आप को फ्रेश करने के लिए, काफ़ी लेज़ी फ़ील करता रहता है। और ख़ासकर उन दिनों में जिस दिन थोड़ा-सा लेट सोया अगर रात को, तो मॉर्निंग में काफ़ी लेज़ी फ़ील करता है। तो इसीलिए 1-2 घंटे उसको चाहिए होते हैं, नहाने-धोने के बाद ही थोड़ा फ्रेश फ़ील करता है, तभी मैं उसको पढ़ने के लिए बिठाती हूँ। तो अभी जो घर का रेगुलर डस्टिंग, क्लीनिंग वो चल रहा है, और वीडियो इस टाइम तक मैंने अपलोड पर डाल दिया था। बीच-बीच में आप लोगों के कमेंट्स के आंसर भी मैं कर रही थी, देख-देख के, जैसे-जैसे कमेंट्स आते जा रहे थे। काम भी हो रहा था और ऐसे होते-करते हम दोनों ने बात भी ले लिया और रेडी हो गए हैं हम दिन के लिए। और सिद्धार्थ को मैंने बिठा दिया है पढ़ने के लिए। वो पढ़ रहे हैं, अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। और सिद्धार्थ के ट्यूशन को लेके क्वेश्चन आया था, एक ब्लॉग में मैंने शेयर किया था जिस दिन मैं टीचर्स डे कार्ड बना रही थी, कि सिद्धार्थ का ट्यूशन है क्या। तो सिद्धार्थ 1 मंथ से ट्यूशन जा रहा है, और ट्यूशन लगाने की वजह है कि मैं प्रॉपर पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी उसको जितना देना चाहिए, क्योंकि एक दिन में बच्चे को, जैसे कि सिद्धार्थ सेकंड स्टैंडर्ड में है, तो
इसी स्टैंडर्ड के बच्चे को एक दिन में 2 से ढाई घंटा आपको पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ता है एक्स्ट्रा स्कूल से अलग। तो उतना टाइम मैं नहीं दे पा रही थी, हालाँकि अभी भी मैं उसको 30-40 मिनट्स खुद पढ़ाती ज़रूर हूँ, मैंने उसको पढ़ाना नहीं छोड़ा है। मैं उसका सारा चेक रखती हूँ, हर चीज़ का कि उसका कितना सिलेबस हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कितना कर रहा है, कितना बचा हुआ है। लेकिन एक कहते हैं ना साइड सपोर्ट रहता है, अगर आप ट्यूशन लगा दो तो आपको हर दिन के लिए आप मेक श्योर हो जाते हो कि आपका बच्चा 1.5 से 2 घंटा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप आधा पौना घंटा खुद दे देते हो तो बस उसका जो दिन का कोटा है पढ़ाई का वो पूरा हो जाता है। तो सिर्फ़ इसी सोच के साथ मैंने उसका ट्यूशन लगाया है, लेकिन उसका पर्सनल लेवल पे मैं हर सब्जेक्ट का चेक खुद रखती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मुझे टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का। अभी 1:45 हो गए हैं और आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी। मैं भी बैठ के, इतने सारे आप लोग कमेंट पूछ रहे हैं मेरी तबीयत के बारे में। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मुझे उस दिन 2 दिन बीच में काफ़ी मतलब जो हरारत सी होती है ना, ऐसा लगता है कि फ़ीवर है, लेकिन फ़ीवर होता नहीं है, उस टाइप से लग रहा था। और गले में काफ़ी खराश था, आज भी है खराश पूरे गले में एकदम। मॉर्निंग में तो एकदम चौक लग रहा था। जो आज की मेरी आपने वीडियो देखी है जो 7 तारीख को आई है, उसमें मैंने जो वॉइस ओवर किया वो मैंने एकदम भारी गले के साथ किया था। लेकिन अभी थोड़ा सा दिन जैसे जैसे बढ़ता गया थोड़ा सा ठीक हुआ है। अगर मेरी तबीयत ठीक भी नहीं होगी ना तो भी आप लोग इतनी बार पूछ के उसको एकदम ठीक कर दोगे। तो ठीक है मेरी तबीयत, मुझे बस यही डर लग रहा था फ़ीवर ना आ जाए, क्योंकि फ़ीवर आ जाता है ना तो एकदम शरीर टूट जाता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद रिकवर होने में 7-8 दिन लग जाते हैं। तो अभी ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं देख रही हूँ बहुत फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, उसका भी रिप्लाई करूँगी। पर सबसे पहले जो मैं पिछले कई व्लॉग्स में बार बार भूलती जा रही हूँ वो ये कि मुझे कुछ रेसिपीज़ की पिक्चर भेजी है मेरे सब्सक्राइबर्स ने। मतलब काफ़ी दिन पहले भेजी है। एक आई थी मेरे पास 7 डेज़ हो गए हैं। ये आया था अगस्त में, 31 अगस्त को आई थी। तो ये भेजी है हरिथा कृष्णन जी ने। और इन्होंने जो मेरी अरबी की रेसिपी ट्राई करी वो इन्होंने भेजा है। उसके बाद आया है मुझे आलू पनीर पराठा, और शायद मैंने उसके एक दिन पहले ही ये इन्होंने मुझे भेजी, ये भी 31 तारीख को ही आया, 31 अगस्त को। और शायद उसी के आसपास एक दिन पहले ही मैंने ये वाली रेसिपी डाली थी। तो इन्होंने भी बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छे से सजा के थाली पिक्चर भेजी है। और इनका क्या नाम है? इनका नाम है तुलिका नीति। थैंक यू सो मच। जब आप लोगों ने मुझे पिक्चर देखी ना, मेरे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी देख करके कि हाँ आप लोग सच में मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हो। उसके बाद एक और मेरे पास आया, ये आया था 30 अगस्त को, और इन्होंने छोले ट्राई किए थे। आई थिंक हाँ ये छोले की ही पिक्चर है। इन्होंने छोले ट्राई किए थे और ये हैं अक्षया गंगाटकर। सॉरी थोड़ा गलत अगर मैं प्रोनाउंस करूँ तो, बट है अक्षया गंगाटकर। तो इन्होंने मुझे भेजा था। बस तो ये 3 पिक्चर्स आई हैं, हो गया? तो ठीक है, अब मैं भी चेक करती हूँ। ओके, तब तक आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो। तो ये 3 पिक्चर्स मेरे पास आई हैं, तीनों मैं इंक्लूड कर दूँगी। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करो ना तो एक पिक्चर क्लिक करके मुझे भेज दिया करो, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम में 1 साल से सोच रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करूँ, अपना इंस्टाग्राम पेज ओपन करूँ, पर पता नहीं समय नहीं मिलता है। और मुझे लगता है उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और करना चाहिए मुझे, आप लोग बताना करना चाहिए। वैसे मुझे बहुत सजेशन आते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ। मैं भी सोच ही रही हूँ, 1 साल से सोच रही हूँ। चलो, तो ये बात अभी साइड रखते हैं। मेरे पास अभी कम से कम 15-20 क्वेश्चंस आ गए हैं तीज से रिगार्डिंग, कि क्या आप तीज क्यों नहीं करते हो या नहीं करते हो। लास्ट ईयर भी आए थे, पर लास्ट ईयर में इतना आई थिंक मैंने नहीं, पता नहीं आंसर किया था नहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। बट इस बार आ रहे हैं तो मैं आंसर कर देती हूँ। तो तीज मैं नहीं करती हूँ। तो तीज जो ना करने की वजह है वो ये है कि मेरी मैरिज जब हुई थी, तो मेरी मैरिज हुई थी, मैं 19.5 ईयर्स ओल्ड थी, 2nd ईयर में थी मैं उस टाइम जब मेरी शादी हो गई थी। तो मेरा एज कम था, पूरी 20 की भी नहीं हुई थी मैं उस टाइम। तो मेरी जो सासू माँ है ना, वो मुझे बहुत बच्चों की तरह ट्रीट करती थी उनको। और मुझे सच में कुछ आता भी नहीं था सीरियसली, क्योंकि पढ़ाई में दिन निकल रहे थे। और फिर सडनली एकदम से मैरिज हो गई, तो चाय बनानी भी जिसको कहते हैं वो भी नहीं आती थी। छोले, राजमा, चने, ये सब मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया था, क्योंकि वो यहाँ पे दिल्ली में बहुत सालों से अकेले रह रहे थे। वो 12th करके
बोकारो से यहाँ पे आ गए थे और 12th के बाद उनकी ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई, तो वो लोग अकेले ही रहते थे। हालांकि उन्होंने कुक लगवाया हुआ था, लेकिन फिर भी जो अकेले रहता है उसको खाना बनाना किसी न किसी तरीके से आ ही जाता है, तो उनको खाना बनाना आता था। तो शादी के बाद उन्होंने ही मुझे खाना बनाना सिखाया। और मेरी सासू माँ मुझे बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, हर चीज़ समझाती थी एकदम खुल करके, बिल्कुल फ्रैंकली हर चीज़ वो मुझे बताती थी। और मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया था उनसे, क्योंकि जिस तरीके से वो समझाती थी ना, तो शुरू में ही मुझे उनसे बहुत अटैचमेंट हो गया, क्योंकि इतना खुल के और इतना फ्रैंकली ज़्यादातर जो होते हैं सास लोग बात नहीं करते हैं अपनी बहुओं से, तो वो बहुत फ्रैंकली बात करती थी, बहुत सारी चीज़ें समझाती थी। तो फास्ट वगैरह के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे तीज, क्योंकि बिहार में तो तीज बहुत चलता है, आप लोग जानते हो, तो तीज जब फास्ट आया तो माँ ने बोला कि अभी तो बहुत छोटी है, मतलब एज इसका कम है, और जब मतलब एज कम होता है तो आप ये फास्ट वगैरह उतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस टाइम भूख बहुत लगती है, बहुत प्यास लगती है, पूरा पूरा दिन ऐसे रहना। तो उनको मेरे ऊपर बड़ी दया आती थी कि नहीं, फास्ट नहीं करना है इसको। और मेरे को ना थोड़ी वीकनेस भी हो जाती थी, अगर मेरा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया ना तो मुझे बहुत वीकनेस वगैरह उस टाइम बहुत हो जाती थी। तो सासू माँ ने बोला अभी पूरी लाइफ पड़ी है करने के लिए, अभी नहीं करो। फिर किसी साल मलमास आ गया। मलमास बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हर 1-2 साल छोड़ के शायद मलमास लगता है। मलमास मतलब 1 महीना ख़राब महीना होता है। तो कोई भी हम नई चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो मलमास वाले ईयर में नहीं करनी चाहिए। जैसे कि तीज स्टार्ट करते हैं, या कोई भी हम पहली बार करवा चौथ कर रहे हैं, पहली बार तीज कर रहे हैं, तो वो पहला चीज़ हम मलमास वाले ईयर में नहीं उठा सकते। तो ऐसे करते करते तीज मतलब रह गया, नहीं हो पाया। और इधर मैंने दूसरी तरफ शादी के अगले साल से ही मैंने करवा चौथ स्टार्ट कर दिया था। तो करवा चौथ मैंने क्यों स्टार्ट किया, तीज क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसकी बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। करवा चौथ की पूरी एक अच्छी सी स्टोरी है, वो मैं सुनाऊंगी आपको कभी और फुर्सत में, कि करवा चौथ मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो मैंने करवा चौथ स्टार्ट कर दिया था, फिर धीरे धीरे हो गया। माँ ने भी बोल दिया चलो एक फास्ट तो तुम रखती हो ना हस्बैंड के लिए, तो छोड़ो तीज रहने दो। इस तरीके से हो गया। मतलब सबकी सासू माँ बोलती है नहीं ये फास्ट करना है, वो फास्ट करना है, पर मेरी सासू माँ ने बोला नहीं चलो तुम एक रख रही हो रखो। उसके बाद अब सिद्धार्थ जब हुआ तो भी यही सीन हुआ। हमारे में जित्या रखी जाती है, बिहार में जित्या चलती है, मतलब बेटे के लिए जित्या रखते हैं, जो कि अभी आने वाला है, इसी मंथ में है, लास्ट में। तो जब तक सिद्धार्थ छोटा था, 3 साल 4 साल में बहुत परेशान रही हूँ। सिद्धार्थ के हेल्थ इश्यूज़ बहुत लगे रहते थे, और मेरे अपने हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो गए थे, काफ़ी बीमार रहती थी मैं। मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं 52 kgs की रह गई थी और एकदम बीमार दिखती थी। उस टाइम की पिक्चर्स मतलब जो मतलब बेबी होने के बाद में ना आप ग्लो करते हो, आपकी हेल्थ हो जाती है, आप मोटे हो जाते हो। मेरा इसका ठीक उल्टा हुआ था, मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था। इसके बाद मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी रहा था कुछ दिनों तक। मेरे विटामिन डी लेवल्स और विटामिन B12 लेवल्स इतने ज़्यादा नीचे चले गए थे कि मेरी वही सर्वाइकल की जो मुझे प्रॉब्लम है वो सब हो गई। और बहुत सारे मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और सिद्धार्थ भी छोटा भी था और ये भी काफ़ी बीमार रहता था उस टाइम। तो माँ ने बोला कि अभी छोड़ो, अभी कुछ भी मत करो, पूरा टाइम है करने के लिए, आप बाद में कर लेना। तो लास्ट ईयर चीज़ें जब थोड़ी सुधरने लगी तो लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि मैं जित्या करूँगी। तो लास्ट ईयर मलमास था तो जित्या नहीं कर पाई, पर इस बार शायद मलमास नहीं है। मैंने माँ से पूछा है, उन्होंने बोला हाँ इस साल मलमास नहीं है, बाकी की वो डिटेल पता करके बताएंगी मुझे। तो इस साल मैं अपने बाबू के लिए करूँगी जित्या। जित्या क्या होता है पूछो? पता नहीं। तो पूछो क्या होता है? जैसे मम्मा फास्ट करती है, करवा चौथ का करती हैं, कोई फास्ट करती हैं, करवा चौथ में पानी नहीं पीते हैं, ऐसे ही एक जित्या फास्ट होता है उसमें भी पानी नहीं पीते हैं, शाम को पीते हैं जाके। मुझे लग रहा है मुझे नहीं पिलाओगे। नहीं अच्छा तुम इसलिए डर रहे हो कि तुम्हें नहीं पिलाएंगे? बेटा तुम्हारे लिए तो मतलब तुम्हारे लिए मम्मा नहीं पियेंगी पानी। फ्रेम में आओ, कम डाउन, फ्रेम में आओ। कब रख रहा? शायद 25 या 26 को है, तो आपको मम्मा की हेल्प करनी होगी, करोगे? मैं पता है क्या करूँगा, रात को है ना 10 बोतल पानी पिला दूंगा, फिर पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। अच्छा। और रात को जूस आएगा ना 2 बोतल अपने मुंह दूंगा। अच्छा। तो इस बार मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं जित्या करूँगी। और 10 मिनट हो गए मुझे बक करते हुए। तो होपफुली तीज का आंसर आपको मिल गया होगा। करवा चौथ की स्टोरी कभी और सुनाऊंगी।
फुर्सत में। चलो अब ये सारी बातें एक साइड करते हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल ही गए होंगे होपफुली। तो अब मैं बताती हूँ। सिद्धार्थ कैमरा गिर जाएगा प्लीज़ बेटा, डोंट डू दिस बाबू। तो अभी मैंने आज सोचा आज मैं ब्रेड बनाऊंगी। बहुत बहुत दिन हो गए, लास्ट जो मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की थी ना, वीडियो शेयर की थी जो ब्रेड की, कि मैंने ये ब्रेड बनाई है। तो मैं आज ब्रेड बनाऊंगी। सिद्धार्थ मत करो प्लीज़, तंग मत करो। तो आज मैं ब्रेड बनाने वाली हूँ और ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी आज। तो ब्रेड की रेसिपी मैं कई बार ट्राई एंड टेस्ट कर चुकी हूँ और कई तरीके से ब्रेड बनाया जाता है। मेनली इसमें दूध, मिल्क पाउडर, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पर मैंने ये जो रेसिपी है बिल्कुल सिंपल रखी है ताकि आप कभी भी जब भी मन करे आप उठाएं और ब्रेड बना लें। तो मैंने इसमें मिल्क की जगह पानी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हम पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया है, जो कि आपकी किसी भी लोकल शॉप पे, जो ग्रोसरी शॉप है उस पे ईज़िली अवेलेबल होता है। और ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, और इसमें आप 1 कप 1.5 कप पानी ले लीजिए और लूकवार्म वाटर होना चाहिए। अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध भी लूकवार्म होना चाहिए। तो पानी लिया है मैंने फ़िलहाल, लूकवार्म वाटर है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और उसके साथ में 1.5 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है। अच्छी तरीके से सारा इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि इसके ऊपर अच्छे-अच्छे बबल्स नहीं आने लगते। अगर बबल्स नहीं आए हैं 15-20 मिनट बाद भी, तो आप ये जो मिश्रण है ये बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, आप दूसरा बनाएंगे। और अगर इस पे अच्छे से बबल्स आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो ईस्ट का मिश्रण है वो बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो फर्मेंट थोड़ा सा हो चुका है, वो मैंने साइड में रखा हुआ है इसको। और यहाँ पर मैंने 2.5 कप के करीब जो है आटा, पूरा आटा, कोई मैदा नहीं मिला रही हूँ मैं इसमें, पूरा गेहूं का आटा मैंने 2.5 से पौने 3 कप के आसपास यहाँ पे लिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट है। और ये जो मैंने ईस्ट का मिश्रण बनाया था ये इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो पानी हम इसमें डाल रहे हैं ये सफ़िशिएंट नहीं है, हमें और ऊपर से पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा ढीला सा आटा लगाना होता है, चिपचिपा सा, थोड़ा सा स्टिकी रहे, ऐसा डो हमको तैयार करना है। ऐसा नहीं तैयार करना जैसा कि हम रोटी वगैरह के लिए सॉफ्ट डो बनाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। तो इसमें हम धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक स्टिकी जो डो है वो हम बना लेंगे। और बेटर तो ये होगा कि अगर आपके पास साफ़-सुथरा अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म पड़ा है तो आप उसके ऊपर इसको नीट करें आटे को स्ट्रेच कर के, क्योंकि ब्रेड का आटा स्ट्रेच कर के नीट किया जाता है। मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ प्लेटफ़ॉर्म पे आटा वगैरह गूँथने में, तो इसीलिए मैं किसी तरीके से इस परात में ही काम चला रही हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर के आप 3 से 4 मिनट जो है वो गूँथ लीजिए। ये देखिए मैंने आटा भी कर दिया है, इसका सरफेस भी थोड़ा-सा स्मूथ होने लगा है। तो अब बस एक अच्छा-सा डो टाइप का इसका शेप देके मुझे इसे रखना है। तो थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया है हाथ में, बस इसके सरफेस को हम इस तरीके से एकदम स्मूथ करते हुए, जितना भी बाकी के एजेस वगैरह हैं उसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करते जाएँगे और इस तरीके से एक डो शेप बना लेंगे हम इसकी। और मैंने इसी परात में थोड़ा-सा ऑयल नीचे लगा लिया है और इसको ढक दिया है। आप चाहें तो किसी और बाउल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिर से इसी परात में इसको नीट करना है, इसीलिए मैंने इसमें ही रखा है। तो देखिए ये 2 घंटे बाद, लगभग पौने 2 घंटे कहूँगी मैं, पौने 2 घंटे मैंने इसमें रखा है, तो साइज़ में ये 2.5 गुना हो गया है आटा और अच्छी तरीके से इसमें जालियाँ बन गई हैं, बहुत बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो चुका है। तो बस हाथ में थोड़ा-सा ऑयल लेना है और ऑयल लेने के बाद इसको लगभग 1 मिनट तक हमें इस तरीके से फिर से नीट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा-सा कम ही आप इसको अच्छे से नीट करें। और ये काम भी अगर आप प्लेटफ़ॉर्म पे या आपके पास बड़ा-सा चॉपर है लकड़ी का, तो उस पे आप कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा होगा, बट मैं इसी में कर रही हूँ। तो आटा हमारा यहाँ पे तैयार है, तो फिर से हम इसकी शेप बनाएंगे, ऊपर सरफेस को स्मूथ करते हुए सारे एजेस को नीचे की तरफ हम दबाते जाएंगे, एक डो शेप बनाएंगे। और अब हम इसको
बेक टीन में, जिसमें भी हमें इसे बेक करना है हम उसमें रखेंगे। अगर आप इस तरीके से सिर्फ डो बना के रखना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ट्रे में रख के ओवन में डाल दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप इसको कोई शेप देना चाहते हैं, जैसे कि मुझे थोड़ा सा ब्रेड शेप में चाहिए, तो मैंने ये वाला टीन ले लिया है। इसको अच्छे से थोड़े से ऑयल से, बटर से, घी से, किसी से भी आप ग्रीस कर दीजिए। और इसमें देखिए आधा भी नहीं आ रहा है ये, लेकिन अभी हमें इसे फिर से फर्मेंट के लिए थोड़ी देर छोड़ना है। तो मैं इसे लगभग अभी 1 या 1.5 घंटे के लिए और इसी तरीके से छोड़ूंगी ढक करके। तो फिर ये और अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और ये पूरा जो टीन है ये ऊपर तक भर जाएगा। तो मैंने एक प्लेट से ढका है और उसके बाद ये टॉवल यूज़ किया है। टॉवल इसलिए यूज़ किया है कि सारी गर्माहट अंदर रहे, जिससे कि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए। यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे के बाद मैंने अपना ओटीजी डाल दिया है प्री हीटिंग के लिए। तो 10 मिनट्स के लिए मैं प्री हीट कर रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर से फट गया, क्योंकि जो प्लेट मैंने जिससे ढका था ना उसमें ये थोड़ा सा स्टिक कर गया था, तो सरफेस अब थोड़ा स्मूथ नहीं रह गया है। पर कोई बात नहीं, ब्रेड तो वैसे ही बनेगी ना। तो देखिए पूरी जो टिन है वो भर गई है, और अगर और ज़्यादा आटा होता तो ये पूरी ऊपर तक भर जाती। तो जैसे ही अवन जो है वो प्री हीट हो जाएगा, मैं इसको उसके अंदर रख दूँगी। और मैंने इसको बेक किया था 170 डिग्री सेल्सियस पे 50 मिनट के लिए, और बोथ रॉड मैंने ऑन की थी, मिडल रैक में रखा था और कन्वेक्शन ऑन था। तो ये सारी चीज़ें करके मैंने इसको बेक किया है। और अभी देखिए ब्रेड बिल्कुल बन करके बाहर निकल आई है, अच्छी तरीके से पक गई है। बस सरफेस थोड़ा सा वो स्मूथ नहीं रह गया, क्योंकि क्रैक आ गया था, प्लेट चिपक गई थी इस वजह से। और ये जो वाइट वाइट आपको ऊपर दिख रहा है, ये मैंने थोड़ा सा बटर जो है ऊपर से डाला है। तो ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी था और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट ब्रेड बनी थी। और आप देख सकते हैं जो जैसी ब्रेड में जालियाँ पड़ती हैं ना, एकदम परफेक्ट जालियाँ, वैसी जालियाँ आई थी और खाने में भी बहुत डिलीशियस था। मैं इसके और स्लाइसेस आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से सॉफ्ट थी, ऊपर से जैसा क्रस्ट आना चाहिए बिल्कुल वैसा आया था सारी साइड से। ब्रेड के अंदर जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जो उसका टेक्सचर होना चाहिए, वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर इसमें आया था। और मैं कई बार बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ब्रेड बना के ट्राई कर चुकी हूँ। मैदे की भी बनाई है मैंने, लेकिन सिर्फ मैदे की मैंने 2 बार बनाई है, बाकी टाइम आटे की ही बनाई है और एकदम परफेक्ट बनी है। और मैं कहूँगी इंग्रेडिएंट भी मैंने इसमें बहुत कम यूज़ किए हैं, जैसे कि आपको किसी मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का दूध वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो आप कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है मिल्क पाउडर वगैरह घर में नहीं होता है, तो आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम फ्रेश और घर की बनी हुई ब्रेड चाहें तो हर दूसरे दिन बना सकते हैं। तो चाहे तो आप इस पे बटर लगा के खाइए, चाहे तो इसकी सैंडविच बनाइए। ये हर तरीके से बहुत अच्छी लगती है, और सबसे बढ़िया बात है कि ये बाहर की नहीं है, आपने अपने हाथों से बनाया है, अपने घर के इंग्रेडिएंट से इसको बनाया है, तो फ्रेशनेस और क्या इसके अंदर है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये मेरे घर में सुपर हिट रहा है, कोई बाहर की ब्रेड की डिमांड नहीं करता है जब से ये ब्रेड बनाने लगी हूँ मैं। तो सिद्धार्थ को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई है। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको पसंद आया होगा वीडियो एंड रेसिपी। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।